दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो आपका अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23 उसको तो कवर ही कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ है उसको भी हम सब कवर करेंगे। ऑफलाइन मोड पेपर की बात करें तो हम सब 2011 का पेपर 12, 13, 14, 15 इन सबको कवर कर चुके हैं। आज जो पेपर हम सब कवर करेंगे वह 2016 का पेपर है, जो आपका 18 सितंबर 2016 को पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज जो सब्जेक्ट को कवर करेंगे वह ईवीएस को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको इस चैनल पे सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर, नए स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट सबको कवर कराया जाएगा और साथ में साथ दोस्तों उसकी पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो ईवीएस होता है दोस्तों, इसमें आपका टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर आपका विषय वस्तु से होता है और 15 नंबर आपके होते हैं शिक्षण से होते हैं। तो इसमें हम दोनों को कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास मधुमक्खी, मच्छर, तितली, या फिर बी ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, साढ़, या फिर सी ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, या फिर छिपकली, या फिर डी ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। जैसा कि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। जो चील होता है दोस्तों, चील, गरुड़, गिद्ध, यह दोस्तों मनुष्य की तुलना में 4 गुना तेजी से देख सकता है। जब हम आपकी थ्योरी क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे, जब जानवर चल रहा था तो उसमें बताए थे ना, जो चील होता है दोस्तों, गिद्ध होता है, गरुड़ होता है, ये सब मनुष्य की तुलना में 4 गुना तेजी से देख सकते हैं, 4 गुना अधिक देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए दोस्तों। पहला है जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब आपको बता रहे हैं दोस्तों ऐसी खेती कौन सी खेती है, किस नाम से इस खेती को हम जानते हैं। पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती, या फिर सीढ़ीनुमा खेती। दोस्तों जैसा कि इसका राइट आंसर होगा जो आपका झूम खेती है दोस्तों। झूम खेती में यही प्रक्रिया होती है और झूम खेती किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है दोस्तों, जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे झूम खेती का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है दोस्तों। वहाँ पे जो खेत होता है उसको काटते हैं, जैसे एक बार कोई फसल बो दिए काट दें, फिर उसे परती छोड़ देते हैं, घास और जो जमेगी वैसे उसे काट के उसमें जला देते हैं। जलाने के बाद हल्का से उसे खोद के उसी में बीज को छींट देते हैं, फिर खेती कर लेते हैं। फिर कुछ दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं, फिर जब उसमें घास उगाते हैं उसे जला के इसी तरीके से खेती किया जाता है। इस खेती को हम सब दोस्तों झूम खेती के नाम से जानते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो ऑप्शन है पहला उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऑप्शन बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया कर, या फिर ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों उस वाद्य यंत्र के ध्वनि को सुनकर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, वह किसी चीज़ को सुनता नहीं है, लेकिन जो सपेरा होता है बीन बजाता हो तो उसके प्रति जो वह अनुक्रिया करता है, कैसे करता है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है दोस्तों। वह सुनता नहीं है, लेकिन जब वह बीन को बजाता है जो कंपन उत्पन्न होता है उसी से दोस्तों वह सांप अनुक्रिया करता है, बाकी सांप वो सुनता नहीं है दोस्तों। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं परिवार एक इकाई होता है दोस्तों। परिवार जो है एक इकाई होता है जिसमें
माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है दोस्तों। ऑप्शन ए पहला सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, या फिर ऑप्शन बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट कहना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये फिर दोस्तों ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते तथा परिवार का एकल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। या फिर ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोस्तों सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें दोस्तों जो परिवार हम आपको थ्योरी क्लास को पढ़ा रहे थे उसमें आपको परिवार के प्रकार बताए थे। परिवार 2 प्रकार से होता है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत वो आते हैं जिसमें कई पीढ़ियों के लोग शामिल होते हैं, 2 से अधिक पीढ़ी के लोग शामिल होते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सब लोग आते हैं। और एकल परिवार में होते हैं दोस्तों वह परिवार जिसमें जिसे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वह आपका एकल परिवार कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सही बात है दोस्तों, आप परिवार का सिर्फ एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं कर सकते, परिवार कई प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति खाली जगह होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन है पहला क्षारीय होता है, ऑप्शन बी है दोस्तों उभयधर्मी होता है, या फिर ऑप्शन सी है उदासीनी होता है, या फिर अम्लीय होता है। दोस्तों जो आमाशय होता है कैसा होता है, वह अम्लीय होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर इसकी पीएच की बात करें तो दोस्तों इसका पीएच 7 से कम होता है, इसको आप जानते रहिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करें कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों को वर्गीकरण इस प्रकार किया। किस प्रकार किया? कह रहे हैं कि जो ए है दोस्तों दवाओं के गुण वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ का वर्गीकरण किया गया दोस्तों। जो बी है दोस्तों बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। दोस्तों शिक्षक ने समूह ए को सही माना है दोस्तों और समूह बी को दोस्तों गलत माना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। कह रहे हैं कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है दोस्तों। ऑप्शन बी है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। फिर ऑप्शन सी है दोस्तों बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, या फिर आप जिसकी सराहना होनी चाहिए। ऑप्शन डी है दोस्तों अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे दोस्तों? ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान, ऑप्शन बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों इसे मूल्यवान सामग्री लगी दोस्तों, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों सभी धार्मिक और संस्कृत पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है पहला है बी और डी सही है दोस्तों, या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों बी और सी सही है, या फिर ऑप्शन सी ए बी डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन ए सी और डी सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। आपका ए भी सही है। आप अगर किसी क्लास में सामूहिक क्रियाकलाप करा रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आप उस विषय उस टॉपिक को चुनिए जो बच्चों को रुचिकर लगे। जो ऑप्शन बी है दोस्तों लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रहे। ऐसा नहीं कि आप जेंडर वाइज करें, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था करें लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था करें, आपको ऐसा नहीं कहना है। जो दोस्तों कह रहे हैं सी ऑप्शन कह रहे हैं इसमें मूल्यवान सामग्री लगी, ये तो गलत है दोस्तों। सिर्फ कोई चीज़ महंगी चीज़ से आप बच्चे को आकलन कर सकते हैं, बच्चों को क्रियाकलाप करा सकते हैं, यह गलत होगा। जो लास्ट ऑप्शन है इसमें सभी धर्म और संस्कृत पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कौन किस धर्म से आया है आपको इससे नहीं मतलब है। आप जो क्रियाकलाप कराइए वो सभी बच्चों को रुचिकर लगे चाहे वह जिस धर्म से आए हों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है दोस्तों? पहला है प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन बी है दोस्तों बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन डी है दोस्तों बच्चे समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो इसको छोड़कर दोस्तों जो इसमें कह रहे हैं कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है दोस्तों करें समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है निर्धारण मापनियां, ऑप्शन बी दत्त कार्य, ऑप्शन सी दोस्तों कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों मौखिक प्रश्न। तो इसमें आपका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों दत्त कार्य। इसमें जो बात करें दोस्तों सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दत्त कार्य विधि। क्योंकि दोस्तों इस विधि में जो बालक होता है वह स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है दोस्तों? पहला ऑप्शन है घास पौधा नहीं है दोस्तों, या फिर कुछ सब्जियां फल होती हैं, या फिर बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है दोस्तों। अब इसमें कौन सा विचार दोस्तों ठीक है उसको आपको बताना है। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि और जो ऑप्शन है तीनों ऑप्शन वो नहीं सही हो सकते हैं। आप खुद ही पढ़ेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि सब सही होंगे। जैसे घास पौधे नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। जो राइट आंसर है कुछ सब्जियां फल होती हैं दोस्तों, यह आपका राइट आंसर है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको नाम बताते हैं जो वास्तव में होती हैं फल, लेकिन हम उनका यूज करते हैं किस प्रकार से दोस्तों? उनका हम यूज करते हैं सब्जी में। अगर इसमें हम सब बात करें जैसे कह तो रहे हैं ना कुछ, जैसे यहाँ पे अगर कुछ सब्जियां होती है दोस्तों वो फल को भी, जैसे हम उनको यूज़ तो सब्जी के रूप में करें लेकिन वो फल होती है। जैसे अभी टमाटर की बात करें, टमाटर आपका क्या आता है दोस्तों? यह आपका फल में आता है, लेकिन वो ये सब्जी है दोस्तों, लेकिन हम इनको फल के भी इनका फल है, लेकिन यूज करते हैं किस तरीके के दोस्तों? हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। जैसे मटर हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, बैगन हो गया, सेम हो गया, यह सब दोस्तों फल के रूप में आते हैं, लेकिन यूज किस रूप में किया जाता है? यूज इनका दोस्तों आपके सब्जी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपर्युक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है दोस्तों? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है प्रयोग की प्रश्न पूछना, चर्चा करना, या फिर अभिव्यक्त करना। अब देखिए दोस्तों आप ऐसे किसी बुजुर्ग से ऐसे चीज़ पूछ रहे हैं कि ऐसे पौधों के बारे में पूछ रहे हैं जो उसके समय थे लेकिन आज के समय में नहीं है। अब उस पौधे पे आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं दोस्तों? उस पौधे पे क्या अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? जैसे प्रयोग। अब दोस्तों प्रयोग अगर हम सब बात करें तो पहला होगा प्रयोग, दूसरा होगा चर्चा, तीसरा हो गया प्रश्न पूछना। अब दोस्तों जो लास्ट है अभिव्यक्ति। हम ये तीनों ऑप्शन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या जो पौधा इस समय नहीं है पहले था उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहते हैं दोस्तों। कहाँ से बनाने को कहता है? जो उसके घर में रद्दी सामग्री है। शिक्षक एक शैक्षिक अभिप्राय नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या ऑप्शन सी दोस्तों कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, या फिर ऑप्शन डी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसमें जो कि नहीं है उसको आपको बताना है।
इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय कहना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी, पहला जो ऑप्शन ये दिया गया है कथन दोस्तों, उसको हम समझते हैं। कह रहे हैं कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ऑप्शन बी मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी दोस्तों मेरी शक्तियाँ क्या थीं। अब जो डी दिया गया दोस्तों मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन है पहला शिक्षकों का स्वयंआकलन, ऑप्शन बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयंआकलन, या फिर ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों बच्चों का स्वयंआकलन। तो अब इसमें दोस्तों जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों, इस चीज़ से दोस्तों क्या हो रहा है, जो ऊपर चारों विकल्प दिए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो कह रहे हैं ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर होगा दोस्तों यह ऑप्शन डी सही होगा। इससे दोस्तों क्या हो रहा है, बच्चों का जो है स्वयं आकलन हो रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि इसमें खुद की बात की जा रही है, मेरी शक्तियाँ क्या थे, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। तो इससे दोस्तों स्वयं का ही आकलन हो रहा है ना, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, क्या भाषा है। पहला है रूखी और बच्चे के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए दोस्तों, या फिर ऑप्शन डी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। अब पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की भाषा की बात करें, कैसी भाषा होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। दोस्तों जो पर्यावरण की भाषा है वह इस प्रकार से होनी चाहिए, आप कठिन ना बना दें, टेक्निकल वर्ड का यूज ना कर दें जो बालक ना समझ पाए, इन सबसे आपको बचना है। तो ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है दोस्तों, किसका चित्र देता है, पशुओं का चित्र देता है, और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बताइए दोस्तों। कह रहा है रंग भरने को दे रहा है, लेकिन वह चीज़ दे रहा है, उस पशुओं को दे रहा है जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन इस क्रियाकलाप का क्या मतलब निकलता है उसको समझते हैं। पहले सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन बी अवलोकन का विकास करना, ऑप्शन सी वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, फिर डाटा संग्रह का विकास करना। अब जो ऑप्शन दिए गए उसको समझते हैं। ऑप्शन ए बी डी सही है, या फिर ऑप्शन बी सी डी सही है, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों ए सी डी सी सही है, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों ए बी और सी सही है। अब इसमें दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ए बी सी सही है, लेकिन डी आपका गलत है। डाटा संग्रह का विकास करना नहीं होता दोस्तों, सृजनात्मकता का विकास होता है, अवलोकन करना का विकास होता है, वर्गीकरण कौशलों का विकास करना होता है, लेकिन जो नहीं होता वह डाटा संग्रह का विकास करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया दोस्तों में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें फिर क्या पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है, कह रहे हैं एक कारण को छोड़ के बाकी सारे हो सकते हैं, तो कौन नहीं हो सकता उसको आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो सी ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन डी दोस्तों इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। अब इसमें अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, किसका सर्वेक्षण का उद्देश्य आपको बताना है। जो कुछ कथन दिए गए हैं पहले उसको समझते हैं।
समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है दोस्तों बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है दोस्तों सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी है दोस्तों आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो वो ऑप्शन हम देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए बी डी सी सही है, या फिर ऑप्शन बी ए सी डी सही है, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों ए बी सी डी सही है, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों ए बी और सी सही है। अब इसमें कौन सा सही है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए बी सी डी सही है, मतलब चारों विकल्प इसमें सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो 78 से 80 तक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जैसे आपके गद्यांश दिए रहते हैं, गद्यांश दिए रहते हैं, उसी प्रकार से दिया गया है, लेकिन वह नहीं है दोस्तों। इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हर समय नहीं। अभी तक जितने हमने सॉल्व किए थे उसमें ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन इसमें पहला सेट ऐसा मिला जिसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान दिए रहिएगा। कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है दोस्तों। किस प्रकार है? कह रहे हैं पानी गुम हो गया। और जो बच्चे आप विकल्प दिए हैं, जब हम एक पानी को उबालें कटोरे में, जो छोटे बच्चे हैं 7 से 8 वर्ष के, उन्होंने जो अपना तर्क दिया वही तर्क दिया है। कह रहे हैं पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या फिर भगवान ने पानी पी लिया। इस प्रकार के बच्चे सभी बच्चे अपना आंसर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। कह रहे हैं ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं दोस्तों। जब बालक ऐसा उत्तर दे रहा है, छोटा बालक है, इस प्रकार से उत्तर दे रहा है, तो उनके तर्क शक्ति में, उनके विचारों में ऐसा क्या, मतलब कि उनके विचारों को आपको समझना है। पहला ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों वाष्पीकरण के बारे में बच्चे के विकल्पी विचार हैं दोस्तों, या फिर ऑप्शन सी है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों बच्चों की सोच गलत है दोस्तों। अब आपको इसमें इस ऐसे विकल्प को चुनना है जो बालक के लिए पॉजिटिव हो दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है दोस्तों। अब बालक पानी गायब हो गया, जो वाष्पीकरण हो गया उसके बारे में उसके विचार हैं दोस्तों। विकल्पी विचार है, सब अपना अपना दिमाग लगा के आंसर दे रहा है। अब सही है कि नहीं है तो बात की बात है, लेकिन बालक खुद का तर्क शक्ति का यूज किया, उस प्रकार से आंसर देने का प्रयास किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी उनके जो विकल्पी विचार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए दोस्तों। जैसे इस प्रकार से अगर कोई बालक जवाब दे रहा है तो शिक्षक को कैसे इसका सामना करना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों जल चक्र एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो आप इसमें जो कि आप किस प्रकार से एक शिक्षक के नाते इस प्रकार की जब बालक आंसर देगा कैसे इससे निपटेंगे, तो इसमें जो कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। जल चक्र एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। आप बताइए कि चार्ट के जरिए समझाइए कि बालक को जब हम कोई चीज़ उबालते हैं पानी कैसे होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो, उसको आप चार्ट के जरिए समझाइए, यह बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है दोस्तों। किसके लिए? वाष्पीकरण। पहला ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ऑप्शन बी जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, या फिर ऑप्शन सी क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो फिर ऑप्शन डी दोस्तों जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको चर्चा करनी हो क्लास में, इस प्रकार से करिए ताकि बालक सोचे, तर्क शक्ति का यूज करे और वो बताने का प्रयास करे। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं है। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों? आपको बताना है ऐसे कौन से राज्य जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी हैं। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब, और डी ऑप्शन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर ऐसे क्वेश्चन आए जाए तो दोस्तों पहले आप उस विकल्प को चुनिए जो विकल्प नहीं हो सकते हैं। जैसे भी ऑप्शन डी देखिए, डी हो सकता है उत्तर प्रदेश की बात करें। अब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी दोस्तों नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब है दोस्तों यह हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अगर ऑप्शन ए नहीं हो सकता तो आप खुद सोचिए बी कैसे होगा, तो बी भी नहीं होगा। तो बचा कौन दोस्तों? ऑप्शन सी बचा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोस्तों। यह आपके जम्मू कश्मीर और के पड़ोसी राज्य हैं। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको उसको मिलान करना है। कह रहे हैं प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले घरों का सही विवरण मिलान कीजिए दोस्तों। एक तरफ स्थान लिखा गया है, एक तरफ घर लिखा गया है। आपको बताना है किस क्षेत्र में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इसमें टोटल ऑप्शन पहले मनाली लिखा गया है दोस्तों। मनाली के सामने लिखा गया बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर। अब दोस्तों बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? आपको मैंने बताया था कि असम में पाए जाते हैं, तो फिर असम में ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप पहले उस विकल्प को लगाइए जो विकल्प आपको पहले से आता रहे, उसको लगाएंगे तो आप जो नहीं आता रहेगा लास्ट में जो बचेगा वही हो जाएगा। फिर दूसरा है दोस्तों राजस्थान। कह रहे हैं राजस्थान में कैसा घर पाया जाता है? हमने बताया था कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे मिट्टी के घर पाए जाते हैं। राजस्थान के सामने लिखा है पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें। असम के सामने हाउस बोट लिखा है दोस्तों। लद्दाख के सामने लिखा है मिट्टी के घर, उनकी छतें कंटीली झाड़ियाँ तथा और से छाई जाती हैं। जो उनके छप्पर होता है दोस्तों वह नीम और कीकर और कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। लास्ट है पत्थर के बने घर, उनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हमको असम पता है, मान लीजिए सबसे इजी है राजस्थान पता है। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए वहाँ पे घर किस तरीके से बनाया जाएगा? वहाँ पे घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। ऑप्शन 4 में चला गया, बी वाला ऑप्शन 4 में गया। अब दोस्तों असम जो है फर्स्ट में चला जाएगा। जो असम है दोस्तों वहाँ पे खंबे के घर बनाया जाता है। अब बचा क्या दोस्तों? मनाली बचा है, लद्दाख बचा है। लद्दाख में दोस्तों हमने आपको बताया था, पहले हम मनाली को समझ लेते हैं। मनाली में मनाली जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी की तरफ जाएगा। ए है जो दूसरे सेकंड में जाएगा। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर दोस्तों मनाली में पाए जाते हैं। ढालू छतें इसलिए होती हैं दोस्तों वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। अगर बर्फ़ ज़्यादा गिर रही है वहाँ पे ढालू छतें नहीं रहेंगी, बर्फ़ इतना जम जाएगी छत गिरने का चांस हो जाता है। इसलिए वहाँ पे ढालू छतें बनाई जाती हैं और पत्थर के होते हैं दोस्तों इनके घरें। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के घर कैसे पाए जाते हैं दोस्तों? लद्दाख के घर आपके होते हैं, ऑप्शन लास्ट में चला जाएगा, पत्थर के बने घर, उनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। यह दोस्तों लद्दाख की विशेषता है। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होती है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इससे एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछा गया है। यही पूछता है कि जो पशुओं के शरीर पर डिजाइन होते हैं क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसको आपको बताना है। पहला है उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ऑप्शन बी है उस जलवायु के कारण जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण। दोस्तों जो पशुओं के शरीर पर डिजाइन होती है वह डिजाइन किस लिए होती है? वह डिजाइन होती है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा ए होगा, उनके बालों के कारण होती है दोस्तों। आप दूसरे विकल्प की तरफ कभी नहीं जाइए। जिससे बाघ हो गया, जिराफ हो गया, बकरी हो गया, इन सब के ऊपर जो डिजाइन होती है दोस्तों उससे बाल के कारण होती है। अगर उनका बाल हटा देंगे सबका शरीर एक ही जैसा चमड़ा दिखेगा। उनको जो डिजाइन बनती है किस वजह से बनती है? उनके बालों के कारण बनती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं दोस्तों, कितना? 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, या फिर ऑप्शन सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम दोस्तों 2007। यह किस अधिकार के तहत यह दिया गया है दोस्तों? यह आपका 2007 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार यह उनको अधिकार दिया गया था। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
करें निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा फैलने वाले रोगों के समुच्चय कौन सा है दोस्तों। आपको वह रोग बताना है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, बी ऑप्शन है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, ऑप्शन सी मलेरिया HIV एड्स और डेंगू, या फिर लास्ट ऑप्शन है HIV एड्स हैजा डेंगू। तो दोस्तों जो मच्छर से जो रोग फैलता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डेंगू है नाम, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, यह सब आपके मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं घटपर्डी, जिसे हम निम्फेंथेसिस के नाम से जानते हैं, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। दोस्तों क्या निकालता है? उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। कि मुँह छोटी, ऑप्शन जो बी दिया गया है, का मुँह छोटी छोटी कांटियों को से ढका होता है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत में नहीं पाया जाता है, या फिर आप लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेढकों कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। दोस्तों अब इसमें ऐसा तो विकल्प है नहीं कि ABC या BDCC, इस प्रकार से विकल्प नहीं दिया गया। अब इसमें से जो आपको चुनना है दोस्तों वह राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मेढकों कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अब ये भारत में कह रहे हैं नहीं पाया जाता, भारत में ये पाया जाता है। दोस्तों ये भी आपका सही है, भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है और ये दलदली स्थानों पर यह पौधा पाया जाता है, जो आपका घटपर्डी निम्फेंथेसिस पौधा होता है। जो बी कह रहे ये ऑप्शन कह रहे थे कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनियाँ निकालता है, तो जो कि ध्वनि नहीं निकालता दोस्तों, इसमें सुगंध निकलती है। तो जो बी ऑप्शन था दोस्तों, कह रहे हैं मुंह में छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन जो सबसे सही ज़्यादा है मेढकों कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ये दोस्तों जो शिकार करता है, ये शिकार किस लिए करता है? वह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है दोस्तों, इसको आप जानते रहिए। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? दोस्तों किसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है बंद गोभी भिंडी गुड़, बी ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, या फिर सी ऑप्शन है आंवला पालक आलू, फिर लास्ट ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर। किसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, लौह मात्रा पाया जाता है, उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आंवला में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, इसमें लौह मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्ची लाने वाले व्यवसायी थे दोस्तों, कौन थे? ऑप्शन है पहला ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, या फिर अफगानिस्तान से। हमने आपको बताया था दोस्तों कौन सब्जी किस क्षेत्र किस जगह से आई है। एक आपके NCERT में एक कविता है दोस्तों, हम कविता आपको बताते हैं अभी, वो कविता क्या है। वो कविता आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कौन सा चीज़ किस जगह से आया है। यह कविता दोस्तों आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपके NCERT में जो भी फल से क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ से आया हो आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आया जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। दोस्तों कह रहे हैं ना अमेरिका से कहाँ है, दक्षिण अमेरिका से कहाँ है दोस्तों मिर्चा आया है। आपके एग्जाम में भी क्या पूछ रहा है पेपर में, मिर्चा कहाँ से आया है? मिर्चा कहाँ से आया दोस्तों? दक्षिण अमेरिका से आया है। कह रहे हैं दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ है टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। अब मिर्ची के साथ और क्या आए थे दोस्तों? टमाटर भी आए थे, मतलब कहने का दक्षिण अमेरिका से टमाटर भी आया है। भिंडी है अफ्रीका की, जो भिंडी है दोस्तों कहाँ किस देश से आई है? अफ्रीका से आई है। भूरी भूरी काफ़ी है, नक्शे में यूरोप किधर है? वहीं से आए गोभी मटर। गोभी मटर कहाँ से आए हैं दोस्तों? यूरोप से आपके गोभी मटर आए हैं। चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। चाय दोस्तों कहाँ से आई है? असम की चाय है दोस्तों। चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन किस देश से आई दोस्तों? चीन से आई है। पहुंची अमेरिका बजाते बीन, घूम घाम के लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, रोब जमा कर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, क्या क्या दोस्तों? बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ए सब देसी। जो आपका बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा
मेथी, यह सब दोस्तों आपके भारत के हैं। कह रहे हैं भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। यह दोस्तों एनसीईआरटी की आपकी कविता है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसका हम कटिंग दोस्तों आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, जो कम्युनिटी है उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है फक्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचड़े। जैसे कि हमने आपको बताया था, जो जब आपको हम थ्योरी क्लास को कवर कर रहे थे उसमें आपको हमने बताया था कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो आपका दोस्तों फाख्ता होता है। फाख्ता जो है कैक्टस के पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस दोस्तों जो होता है एकदम कबूतर की तरह होता है, लेकिन कबूतर नहीं होता, आप इसको जानते रहिए। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरणों को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। कह रहे हैं यह भालू जैसा दिखता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं भालू जैसा दिखता है, जब आप किसी चीज़ को कह देंगे उसके जैसा दिखता है या फिर उसके जैसा है, मतलब वह चीज़ नहीं है, वह जिसके जैसा दिखता है। भालू जैसा दिखता है लेकिन वह भालू नहीं है, आप इसको ध्यान दे रहिए, परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है दोस्तों, 24 घंटे में यह 17 घंटे सोता ही है। वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ऑप्शन है कौन सा ऐसा जानवर है दोस्तों, सलाथ है, अंगूर है, चिंपैंजी है, पैंडा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर सलाथ है दोस्तों। सलाथ है दोस्तों, यह एक पेड़ पे 17 घंटे तक उल्टा लटक कर सोता है। यह पूरे जीवन, इसका जीवन औसत काल 40 वर्ष है। यह पूरे जीवन दोस्तों, पूरे जीवन अपने पेड़ पे ही रहता है। हफ्ते में एक बार वह मलमूत्र त्याग करने के लिए नीचे आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, सलाथ है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज जो आपके 2016 में आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम पेपर हुआ था सीटेट, उसको कवर किए। यह पेपर आपका 18 सितंबर का इसका आयोजन किया गया था। इसमें हम सब सीडीपी को पहले कवर कर चुके थे, आज जो कवर किए हैं एबीएस को कवर किए हैं। कल हम सब हिंदी को भी कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर और पीडीएफ डेली उपलब्ध कराया जाएगा। अब यह क्लास दोस्तों हम सब यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।